कहते हैं कि जब किसी के पास में तर्क नहीं बचा, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आदमी कुतर्क पर आ जाता है, आदमी गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है। और इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी के सांसद निशिकांत दुबे यही काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे इस वक्त में गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगा हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से हाथ पैर मार करके किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। निशिकांत दुबे को लग रहा है कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वाकई ये बहुत भारी पड़ जाए। और मैं आपको बताऊं, आप अपने चारों तरफ भी देख रहे होंगे, पूरे देश में इस वक्त में एक ही मांग उठ रही है और पुरजोर तरीके से उठ रही है कि निशिकांत दुबे पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश में एक साफ मैसेज जाए कि आप अदालतों के बारे में, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कुछ भी वाहियात बात नहीं बोल सकते हैं। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भगवान नहीं है कि आप उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन यह भी तो सही है कि आप उनको दंगाई तो नहीं कह देंगे, आप उनको युद्ध भड़काने वाला, गृह युद्ध भड़काने वाला भी नहीं कह देंगे। और इसीलिए आज देश में यही चर्चा हो रही है। चाहे आप चाय की टपरी पर चले जाइए, आप देश के किसी भी लेमैन से, सड़क पर चलते हुए किसी भी आम आदमी से, राहगीर से पूछिए कि ऐसे से मामला है, क्या कहेंगे इस पर। हर आदमी कह रहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, वरना कल को कोई भी पूंछ उठा करके और सुप्रीम कोर्ट की तरफ गोबर कर देगा। तो ऐसे में इनको रोकना बहुत जरूरी है, और अगर इनको नहीं रोका गया तो फिर ये आम बात हो जाएगी। अब क्या किया है निशिकांत दुबे ने? कायदे से निशिकांत दुबे को ट्वीट करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, वीडियो जारी करना चाहिए था, खेद प्रकट करना चाहिए था, लेकिन निशिकांत दुबे उन्होंने आज 2 ट्वीट और किए हैं। आधी रात को 12:10 पर आधी रात को ट्वीट किया। निशिकांत दुबे इस वक्त में लगा हुआ है, उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा निकाला जाए मटेरियल, ताकि हम अपने जवाब में, कल को केस फाइल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में डेफेमेशन का, तो कैसे क्या कुछ करेंगे, इसको लेकर के हाथ पैर मार रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं। रात को 12:10 पर, यानी आधी रात को, 22 तारीख को इन्होंने ट्वीट किया, क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। अब इन्होंने जो ये बात कही है, इसमें कितना सही है, कितना गलत है, और क्या उस वक्त में नियम कायदे थे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और बिल्कुल तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में निशिकांत दुबे की बात सही है या गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, इन्होंने क्या ट्वीट किया उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी चोर को इस बात के लिए उसको बरी कर दिया जाना चाहिए कि केवल उसने चोरी नहीं की, दुनिया में 2000, 5000, 10,000, 50,000 चोर और भी हैं? क्या कल को कोई भी आदमी इस बात के लिए उसको माफी मिल जाएगी कि उसी ने केवल किसी की हत्या नहीं की है? दुनिया में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हत्याएं रोजाना होती है। इस बात के लिए रोज इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो एक और हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, इनको छोड़ दिया जाए? क्या कोई ऐसा कहता है? कोई नहीं कहता ऐसा। अब निशिकांत दुबे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज वो ऐसे ही नियुक्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट वो ऐसे ही हो जाती है। उन्होंने जब उस दिन ये बात कही थी, उस वक्त में भी कहा था कि इसमें SC, ST, OBC नहीं है, इसमें माइनॉरिटी के जज नहीं है। 80% जज वो सवर्ण जाति के, माइनॉरिटी वाली बात तो नहीं कही थी, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए तो बोलेंगे नहीं कभी भी, लेकिन SC, ST, OBC की बात उन्होंने कही और कहा कि 80% जज सवर्ण जाति के। तो तब भी उन्होंने यही बात कही थी। अब कायदे से इसकी सच्चाई क्या है? क्या 1967-68 में वाकई कैलाशनाथ वांचू उन्होंने बिना कानून की पढ़ाई के वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे? इस बारे में जब ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया है, ये सुनिए। हाँ, यह कथन सही है कि जस्टिस कैलाशनाथ वांचू, जो 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, के पास में औपचारिक कानून की डिग्री नहीं थी। उस समय भारतीय सिविल सेवा
आईसीएस अधिकारियों को उनकी प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर न्यायिक पदों पर नियुक्त करना आम था। वांचू की नियुक्ति तत्कालीन नियमों के अनुसार उचित थी। हालांकि आज के मानकों के अनुसार, जिसमें औपचारिक कानूनी शिक्षा और अनुभव अनिवार्य है, ऐसी नियुक्ति संभवतः स्वीकार्य नहीं होगी। यह भारतीय न्यायपालिका में योग्यता मानदंडों के विकास को दर्शाता है। अब यहां पर तो बात पूरी तरह से उल्टी हो गई। दो बातें हैं। अब ये कह रहे हैं 1967-68 में चीफ जस्टिस बन गए थे कैलाशनाथ वांचू, जिन्होंने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो उस वक्त के नियम ये थे कि अगर आप आईसीएस अधिकारी हैं, यानी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं, तो आप उस पद पर जा सकते हैं। आप जो है वो भारत के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ये नियम था उस वक्त में। अब बताइए, आप किसी वक्त में ये नियम रहा कि आप 10वीं कक्षा पास करके क्लर्क बन सकते हैं। फिर उसके बाद में जब कंप्यूटर आया तो नियम ये आया, उसकी योग्यता ये हुई कि आपको 12वीं पास भी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग की स्पीड वो 30 शब्द पर मिनट चाहिए। अगर दोनों चीज नहीं होंगी तो आप क्लर्क नहीं बन पाएंगे। तो क्या आज ये कह दिया जाए कि उस वक्त में जो क्लर्क भर्ती हुए थे वो सारे फर्जी थे? नहीं भाई, उस वक्त में कंप्यूटर नहीं था। उस वक्त में 10वीं की पढ़ाई, उसी को इतना माना जाता था कि हाँ, ये क्लर्क के पद के लिए सफिशिएंट है। तो 10वीं की पढ़ाई में ही आदमी क्लर्क की भर्ती हो जाती थी। और आज 10वीं की नहीं बल्कि 12वीं कम से कम आपको चाहिए। 30 टाइपिंग की जो स्पीड है वो आपको 30 लेटर पर मिनट चाहिए, तब जाकर के आपकी भर्ती हो पाएगी। तो बताइए, इतनी सामान्य सी बात जिसको पहली कक्षा का बच्चा बता देगा। अब आप देखिए कि हर जगह पर प्ले स्कूल खुल गए हैं। तीसरी साल में ही बच्चे को प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। तो कोई ये कहे कि पहले जितने हमारे माँ बाप, हमारे पुरखे, हमारे चाचा ताऊ जो भी पढ़े वो बगैर प्ले स्कूल के पढ़े, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आज अगर कोई बच्चा उठ करके कहने लगे कि बाबा बाबा आपने तो प्ले स्कूल में गए ही नहीं, आप तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं हुई, ये कैसी जो है वो नौसखिया बात है। ये जो है वो इस वक्त में निशिकांत दुबे का बौद्धिक स्तर है। लेकिन मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है। निशिकांत दुबे ने जो दूसरा ट्वीट किया है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस बात में कतरा क्यों रहा है कि आप निशिकांत दुबे पर एक्शन ले। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। प्रशांत भूषण का आपको वाक्य याद है? प्रशांत भूषण ने 29 जून 2020 को एक ट्वीट किया था। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख लें। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, और इस मोटरसाइकिल पर बैठे हैं उस वक्त में तत्कालीन चीफ जस्टिस एसएस बोबडे, और ये बीजेपी नेता की मोटरसाइकिल है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इन्होंने ना तो हेलमेट पहना है और ना ही कोरोना के लिए मास्क लगाया है। उस वक्त में कोरोना फैला हुआ था, कोरोना के लिए मास्क लगाना अनिवार्य था सार्वजनिक जगहों पर। और उस वक्त में उस फोटो में दिखाई दे रहे हैं उनके बॉडीगार्ड, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। लेकिन एसएस बोबडे ने भाजपा नेता की बाइक पर बैठ करके फोटो खिंचवाया, ना हेलमेट पहना ना मास्क पहना। तो ये बात सत्य थी एक तरीके से। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर डेफिमेशन का केस चलेगा। प्रशांत भूषण पर सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए कि सीजीआई एसएस बोबडे वो भाजपा नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने केवल बैठ करके फोटो खिंचवाई थी। वो ऐसा भी नहीं था कि कुछ चक्कर लगाया हो या कुछ और किया हो। हालांकि क्या रिलेशन थे उनके साथ में, वो सारी बातें अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए, सिर्फ एक ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया अपने आप से और डेफिमेशन का केस चलाने की बात कही। डेफिमेशन का केस भी चला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, आपको जो सजा देनी दे दीजिए। और फिर लगा कि ये तो बात फंस गई है। कल को अगर इनको सजा भेज दी 6 महीने की, 1 साल की, इतनी 6 महीने वैसे मैक्सिमम सजा है इस केस में,
तो 6 महीने की अगर सजा इसमें दे भी दी तो फिर वैसे बदनामी होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को लेकर के इतनी सी बात भी नहीं सुन पाया। तो आखिरी में फैसला यह हुआ कि आप 1 रुपए का जुर्माना भरेंगे, 1 रुपए का। और भाजपाई खेमा इस बात से खुश हो गया कि वाह, प्रशांत भूषण की कीमत 2 कौड़ी की यानी 1 रुपए की लगाई है। लेकिन प्रशांत भूषण ने वो 1 रुपए अपने आप से नहीं लिया, बल्कि वो पैसा उनको उनके सीनियर ने, उनके लॉयर ने, राजीव धवन ने वो पैसा दिया, 1 रुपए का सिक्का। और वो 1 रुपए का सिक्का उन्होंने राजीव धवन से लिया और राजीव धवन से वो 1 रुपए का सिक्का लेकर के उन्होंने जमा किया डेफिमेशन के तहत, अपने जुर्माने के तहत। तो आप बताइए, इतनी सी बात के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की संवेदनाएं जाग जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जमीर जाग जाता है, तो आज सुप्रीम कोर्ट को गाली दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को युद्ध भड़काने वाला कहा जा रहा है, सीजीआई का नाम लेकर के युद्ध भड़काने वाला बताया जा रहा है, गृह युद्ध भड़काने वाला, दंगा भड़काने वाला, दंगाई एक तरीके से कहा जा रहा है पूरे सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा भी नहीं कि एक जज को कहा है, पूरे सुप्रीम कोर्ट को पेंट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्यों इंतजार कर रहा है इस बात का? कल जब मामला गया, याचिका, एक और याचिका पहुंची है कि इन पर डेफिमेशन का केस दर्ज हो, इन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हो। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो BR गवई साहब और उनके साथ में उनके जो साथी जज थे, उन्होंने कहा कि हमारी अनुमति की जरूरत इसमें आपको नहीं है। अब ये पूरी तरह से मामला एक तरीके से टिक गया है अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी के पास में। वेंकट रमनी वो चाहे तो इसमें अब अनुमति दे सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। और वेंकट रमनी एक तरीके से सरकार के ना केवल पहले वकील के तौर पर माने जाते हैं, अटॉर्नी जनरल के तो हैसियत के तौर पर, बल्कि आप समझते हैं कि मौजूदा समय में जो हाल है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद से स्वतः संज्ञान नहीं ले पा रहा, तो अटॉर्नी जनरल इस मामले में वाकई जो है वो आगे बढ़ करके खुद से कहेंगे, इस बात की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। और बताइए कि ये मामला अगर लटका करके रखा गया तो यहां पर संजीव खन्ना, उनका तो रिटायरमेंट हो जाएगा 15 दिनों के बाद में, 12 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो 15-20 दिनों में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या ही कर पाएगा जब संजीव खन्ना खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए वो खुद एक्शन नहीं ले पाए। तो सोचिए इस बात को। तो कुल मिलाकर के किस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है, ये हमारे सामने है। दूसरा ट्वीट जो निशिकांत दुबे ने किया है वो आप देखिए। कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम के बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया गया। इनसे बड़ा चमचा, शब्दों पर गौर कीजिए, इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया। राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन यह तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए। फिर खुश होकर के कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस से राज्यसभा का तिबारा सदस्य 1983 में ही बना दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं आसान भाषा में बता देता हूं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1962 के अंदर बहरुल इस्लाम को वो राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन दोबारा फिर राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद में बिना इस्तीफा दिए ही इनको जज बना दिया। और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में, जज से रिटायरमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए इन्होंने इंदिरा गांधी को आरोपों से मुक्त कर दिया और फिर इनको तीसरी बार फिर से राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 2 बातें हैं यहां पर। पहली बात तो यह है कि सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं, लेकिन किसी एक फैसले के 1000 पहलू होते हैं।
कोई एक फैसला जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस और इस आधार पर हुआ है। एक फैसला किस आधार पर हुआ है, ये हजार जो है वो इस बात के आधार हो सकते हैं कि कोई बात किस तरीके से क्यों कही गई। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, आपकी बात को बड़ी कर देते हैं। निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो 100% सही है। तो आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने किसी समय पर कोई गलती की, कांग्रेस ने किसी राज्यसभा के सदस्य को जज बनाया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, फिर उसको फिर राज्यसभा का सदस्य बना दिया, अगर कांग्रेस ने यह गलती की, यह गलत काम किया, यह कुकर्म किया, तो भाजपा क्यों कर रही है? आपको छूट किसने दे दी? किसी तीसरे आदमी ने चोरी की है तो आपको चोरी करने की छूट नहीं मिलेगी। ये सीधी सी बात है, इतनी सी बात है, लेकिन खुल करके ये हो रहा है। ये अब दिन और रात सिर्फ इस बात में लगे हुए हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने के अंदर, कि वो सारी बातें निकाल करके ले आई जाए जो एक वक्त में बुरी बातें थी, हल्की बातें थी, या जिन्होंने अपनी तानाशाही के हिसाब से गलत काम किया, उन सबको ये जिंदा करना चाहते हैं और उन सबको जिंदा करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या देश इतना मूर्ख है? लोग इतने मूर्ख हैं, जनता इतनी पागल है कि कांग्रेस ने किया था वो सही किया था, गलत किया था, इस बात पर ताली बजाते बजाते बात खत्म हो जाएगी। शायद बीजेपी को लगता है कि जनता इतनी ही मूर्ख है, इतनी पागल है। हम तो औरंगजेब के नाम पर ताली बजवा लेते हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर तो वैसे भी खूब तालियां बजेंगी। हम तो उस बात पर ताली बजवा लेते हैं जो बात शायद कभी हुई नहीं। तो ये ऐसे में तो हमारे पास में बहुत सारे फैक्ट हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चीजें चलाई जाएंगी और मामला कहां से कहां पहुंचा दिया जाएगा। क्यों नहीं तालियां बजेंगी? तालियां खूब बजवाइए, लेकिन सवाल इस बात का हमेशा हमेशा रहेगा कि आपने क्या घटियापन किया। यह बात कभी नहीं खत्म होगी। आप दूसरे पर जितना मर्जी कीचड़ फेंक दीजिए, लेकिन उससे आपका दामन वो उजला नहीं होगा, आपका दामन वो पाक साफ नहीं होगा। आपको अगर ये लगता है कि हम पूरी दुनिया को नंगी कर देंगे, तो आप कपड़े नहीं पहन पाएंगे। आप नंगे हैं और तो नंगे ही रहेंगे। पूरी दुनिया को नंगा करने से या पूरी दुनिया पर कीचड़ फेंकने से आपका दामन साफ नहीं होने वाला है। सत्ता है, पावर है, अहंकार है, डर है, खौफ है, ये सारी चीजें आज आपके पास में हैं। लेकिन एक चीज जो किसी के हाथ में नहीं होती है, और वो होता है इतिहास। इतिहास जो आप चाहते हैं वो नहीं लिखा जाता है। इतिहास वही लिखा जाएगा जो हो रहा है, और उस बात को आप नकार नहीं पाएंगे। इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को, मैं ज्यादा पुराने ज्यादा पीछे आपको नहीं ले जा रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को खूब गालियां दी गई थी, खूब गालियां जी भर करके कोसा गया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मुंह पर ही खड़े होकर के उनको पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें कही थी। डॉक्टर साहब में रेनकोट पहन करके बाथरूम के अंदर नहाने की कला है। ये बात संसद में ही उनके सामने, संसद में बैठे बैठे ये बात कही गई। लेकिन यह भी सच्चाई है कि डॉक्टर साहब की खामोशी ने और डॉक्टर साहब के किए हुए कामों ने उनकी तूती बुलवा दी और भाजपा को भी ढोल बजाने पड़े। तो खैर, अब देखना यही है कि निशिकांत दुबे का मामला कहां तक जाता है। निशिकांत दुबे झुकते हैं, नहीं झुकते हैं, माफी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जमीर जागता है, नहीं जागता है, सुप्रीम कोर्ट अपना चाबुक चलाता है, नहीं चलाता है, कार्रवाई करता है, नहीं करता है, और अटॉर्नी जनरल के पास में इस वक्त में मामला है, वो इस पर अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। बहुत कुछ देखना बाकी है। और इन सब चीजों के साथ में जो चेहरे पर अभी नकाब हैं, वो नकाब भी उतर जाएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।